कहानी है एक गरीब कुम्हार का वफादार गधा। अगर हम किसी जानवर की वफादारी की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक कुत्ता आता है। हम कुत्ते को एक इंसान का सबसे वफादार साथी मानते हैं। लेकिन अगर आज मैं आपसे ये कहूँ कि एक गधा, जी हाँ, एक गधा जिसका नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर हंसी आ जाती है। अगर हम किसी को बेवकूफ कहना चाहें तो हम उसे सीधा गधा कहते हैं। ये जानवर हमारे लिए आज केवल हास्य का प्रतीक है, लेकिन क्या हो अगर इसी जानवर की वफादारी के चलते एक गरीब कुम्हार की पूरी जिंदगी बदल जाए। आइए आज हम इस कहानी के माध्यम से एक गरीब किसान और उसके वफादार गधे की कहानी सुनते हैं। अरे ये मटका कितने का है? ये छोटे वाले मटके 70 के हैं और ये बड़े वाले 150 रुपए के हैं। क्या ये इतना सा मटका 150 रुपए का? बाप रे बाप, तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही लूट मचा रखी है। 80 रुपए में देना है तो दो, मैं तो 80 रुपए ही दूंगी, एक पैसा फालतू नहीं दूंगी। बहन, आपने तो सीधे सीधे आधे ही पैसे कम कर दिए। हम गरीब मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचकर ही 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। अगर आप हमें इसके पूरे पैसे दे देंगी तो हमारे घर में चूल्हा जल जाएगा। अरे कुम्हार, इतने सारे मिट्टी के बर्तन हैं तुम्हारे पास, पैसों की कमी थोड़ा होगी तुम्हारे पास। तो 80 में दे दो ना, वरना मैं तो जा रही हूँ। तो आप ये छोटा वाला मटका ले लीजिए ना, ये तो सिर्फ 70 रुपए का ही है। मैं लूंगी तो ये बड़ा वाला मटका, वो भी 80 रुपए में देना है तो दो, वरना मैं तो चली। और भी कुम्हार है यहाँ। सुबह से दोपहर होने को आई थी और महेश का एक भी मिट्टी का बर्तन का बिक्री नहीं हुआ था, जिसके चलते ना चाहते हुए भी महेश उस औरत को सिर्फ 80 रुपए में 150 वाला मटका दे देता है। दोपहर से शाम हो जाती है और मुश्किल से महेश 200 रुपए ही कमा पाता है। ये क्या, आज भी कल जितने पैसों की ही कमाई हुई है। अगर इस तरह ही चलता रहा तो कैसे सारा कर्ज उतारूंगा। घर का राशन भी लेकर जाना है, क्या ही होगा इसमें। महेश अपना सारा सामान समेट कर रख देता है और सारा सामान अपनी पीठ पर ढोकर राशन लेने के लिए निकल जाता है। भाई साहब, 2 किलो चावल और आधा किलो दाल दे दीजिए और मिर्च मसाले भी। भैया, पहले हमारी दुकान के 3000 रुपए दो, फिर देता हूँ राशन। 3000? लेकिन किस बात के 3000? अच्छा, राशन लेना तो याद रहता है, लेकिन पुराने पैसे चुकाने याद नहीं रहते। तुम्हारा 2 महीने का मिलाकर पूरे 3000 रुपए हो चुके। अब कब चुकाओगे मेरे पैसे? जान पहचान के हो, एक ही जगह रहते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुफ्त में मैं तुम्हें राशन देता रहूंगा। अरे मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मुझे उनका भी देखना होता है। भाई साहब, कुछ वक्त से मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है। ऊपर से जब से बिटिया की शादी की है तब से बस लोगों के पैसे ही चुकाने में लगा हुआ हूँ। जल्द ही आपके पैसे भी चुका दूंगा। देखो महेश, सालों से तुम्हें जानता हूँ, इसलिए राशन दे रहा हूँ, लेकिन अब ये और ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर जल्दी से जल्दी मेरे पैसे नहीं दिए तो भाई कहीं और देख लेना अपना। वो दुकान वाला महेश को 4 बातें सुनाकर बड़ी मुश्किल से थोड़ी दाल और चावल देता है। चेहरे पर मायूसी और निराशा लेकर महेश अपना सारा सामान ढोकर राशन लिए जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि किराया मांगने के लिए मकान मालिक घर आई हुई है। अरे पिछले 3 महीने से सुन रही हूँ तुम्हारी बेटी की शादी हुई है। हम भी अपने बच्चों की शादी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसके घर में रह रही हो उसका किराया ना दो। 3 महीने के लिए तुम्हारे 7000 रुपए हो चुके हैं। अरे कब दोगे किराया? अगर नहीं दे सकते तो बता दो, मैं नए किराएदार को ले आऊंगी। अरे नहीं मनोरमा जी, सिर्फ कुछ वक्त की बात है, हम जल्द से जल्द आपका किराया दे देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। पिछले 3 महीने से यही सुन रही हूँ। देखो सोमलता, मैं तुम्हें सिर्फ कुछ दिनों की और मोहलत दे सकती हूँ। अगर तुमने मेरा किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। बस अब बहुत हो गया। पड़ोसियों के सामने सोमलता की काफी बेइज्जती होती है और सभी पड़ोसी सोमलता पर हंसने लगते हैं। सोमलता आंखों में आंसू लिए घर के अंदर चली जाती है तो वहीं पीछे से घर में महेश भी आ जाता है। अरे आप आ गए, जल्दी से मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सोमलता, आखिरकार कब तक छुपाओगी अपने आंसू? मकान मालकिन की सारी बातें सुन ली हैं मैंने। और क्या करूँ जी मैं, कभी राशन वाला, कभी दूध वाला, तो कभी मकान मालकिन।
कब तक हमें ये जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी? आपकी भी तो ठीक से कमाई नहीं हो पा रही है। सोमलता, मैं कोशिश में तो लगा हुआ, लेकिन आजकल लोग मिट्टी के बर्तन खरीदते ही नहीं हैं। बिल्कुल बंद कर दिए हैं लोगों ने मिट्टी के बर्तन लेने, और जो कुछ गिने चुने लोग उन बर्तनों को लेकर भी जाते हैं वो उसके पूरे पैसे नहीं देते। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप शांत हो जाइए जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। महेश सारा सामान नीचे उतार कर रखता है और बैठकर पानी पीने लगता है। अब जाकर थोड़ी राहत मिली है। पता है सोमलता, 1 घंटे से प्यासा हूँ मैं तो कह रही हूँ कि अब मैं कहीं ना कहीं काम ढूंढ ही लेती हूँ। कम से कम 4 पैसे कमाऊंगी तो आपकी कुछ मदद हो सकेगी। सोमलता, तुम कैसी बात कर रही हो? मेरे होते हुए मैं तुम्हें भला कैसे काम करने दे सकता हूँ? लेकिन अगर हम दोनों काम नहीं करेंगे तो कर्ज कैसे उतरेगा? मेहनत तो दोनों को ही करनी पड़ेगी ना। वैसे आज कुछ कमाई हुई? अरे मुश्किल से 200 रुपए की कमाई हुई है। हर कोई आकर पैसे देने में आनाकानी करता है। अब करें तो क्या करें, हम गरीब कुम्हार। अब तो भगवान ही हमारा मालिक है। जब भी घर के दरवाजे पर खटखट होती है तो दिल सहम जाता है। लगता है कि अब कोई पैसे मांगने के लिए आ गया। कुछ समय से महेश और सोमलता की हालत काफी खराब थी। लोगों से लिए हुआ कर्ज उन्हें चुकाना काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हर दिन की तरह महेश आंगन में बैठा मिट्टी के बर्तन बना रहा होता है कि तभी वहाँ सेठ दंपत्ति लाल आता है। कैसे हो महेश? अरे सेठ जी आप, अरे आपने क्यों आने का कष्ट किया? मुझे बता देते, मैं आ जाता। अरे भाग्यवान, जल्दी से पानी लेकर आओ, सेठ जी आए हैं। जी अभी आई। सोमलता जल्दी से पानी का गिलास लेकर आती है। अरे सेठ जी आप, ये लीजिए पानी। आज हमारे घर कैसे आना हुआ? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है महेश। महेश, कर्ज लिए हुए तुम्हें 1 साल होने को आया है। तुमने कहा था कि 1 साल के अंदर सारे पैसे चुका दोगे, तभी मैंने तुम्हें तुम्हारी बेटी की शादी के लिए कर्ज दिया था। अब कब तक दोगे तुम मेरे पैसे? सेठ जी, आपका एहसान कैसे भूल सकता हूँ? अगर आप मुझे सही वक्त पर पैसे ना देते तो मैं गरीब कुम्हार अपनी बेटी की शादी इतने धूमधाम से इतने अच्छे परिवार में नहीं कर पाता। आजकल मेरा बर्तन बेचने का काम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। जैसे ही सब ठीक होगा मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। देख महेश, मैं तुझे 2 महीने की मोहलत और दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। अगर 2 महीने में तूने पैसे चुका दिए तो ठीक है, वरना आगे तू जानता है कि मैं कैसे स्वभाव का हूँ। महेश ने अपनी बेटी राशि की शादी के लिए सेठ दंपत्ति लाल से कर्ज के तौर पर पैसे ले लिए थे। महेश ने अपनी बेटी की शादी तो धूमधाम से कर ली थी, लेकिन अभी तक महेश सेठ दंपत्ति लाल के पैसे नहीं चुका पाया था। तो वही आज दंपत्ति लाल की बात सुन महेश काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और ऐसे ही 1 दिन 2 दिन गुजर जाते हैं। बर्तन बनाने के लिए महेश मिट्टी लेकर उन्हें कंधों पर ढोता हुआ घर आ रहा होता है, लेकिन तभी गर्मी के चलते महेश थक-हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, वरना 4 कदम और चला तो बेहोश होना पक्का है मेरा। थोड़ी देर में आराम करने के बाद महेश अपने साथ लाई हुई रोटी जैसे ही खाने को निकलता है कि तभी एक गधा महेश के पास आता है और उसकी रोटी की तरफ देखने लगता है। अरे ये गधा यहाँ कैसे आया? लगता है ये अपने मालिक से बिछुड़ गया है। देखने से तो मुझे ये पालतू गधा दिख रहा है। लगता है शायद इसे भूख लगी है, इसीलिए ये बार बार मेरी रोटी की तरफ देख रहा है। महेश जैसे ही उस गधे को रोटी खिलाता है तो वो गधा देखते ही देखते पूरी रोटी खा जाता है, जिसे देखकर महेश लगता है काफी समय से भूखा था। एक काम करता हूँ, इसे घर ले चलता हूँ। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि ये मेरे साथ रहेगा तो मेरी मिट्टी ढोने में मेरी मदद भी करेगा। चलोगी ना मेरे साथ घर पर? महेश की बात सुन गधा खुशी से पूंछ हिलाते हुए ढेचू ढेचू करने लगता है और सीधा महेश के साथ उसके घर जाता है। अरे जी, आप ये गधा कहाँ से उठा कर लाए हैं? अरे घर आते हुए रास्ते में मिल गया था, सोचा इधर उधर भटकेगा, इससे अच्छा अपने घर ही ले चलता हूँ।
मिट्टी ढोने में भी हमारी मदद कर देगा। सोमलता और महेश दोनों मिलकर उस गधे का नाम राजू रखते हैं। राजू कुछ ही समय में महेश सोमलता से काफी ज्यादा घुल मिल जाता है। जब महेश रोज राजू के ऊपर मिट्टी के बर्तन ढोकर ले जाया करता, जिससे महेश को भी काफी मदद हुआ करती। पता है राजू, जब तू नहीं था तो मुझे ही इतना भारी भारी सामान लाद कर ले जाना पड़ता था, लेकिन जब से तू आया है ना, पता है मेरी कितनी मदद होने लगी है। आज तो तुझे खाने के साथ साथ गाजर भी खिलाऊंगा। मुझे पता है तुम लोगों को गाजर काफी पसंद होती है। गाजर का नाम सुन वो गधा ढेचू ढेचू करने लगता है और अब ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अगर महेश को सुबह उठने में भी देरी होती तो राजू बार बार महेश को अपनी ढेचू ढेचू की आवाज निकाल कर उठाने की कोशिश करता। ये क्या राजू, तू तो मुझसे पहले उठ जाता है। अरे उठ रहा हूँ बाबा, उठ रहा हूँ। जानता हूँ तेरे नाश्ते का भी समय हो गया है। इधर महेश मुंह हाथ धोता तो उधर सोमलता सबके लिए नाश्ता और राजू के लिए दूध गर्म करने के लिए लगा देती। राजू और महेश एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करने लगे थे। समय यूं ही गुजरता है और 2 महीने होने को आते हैं। आज सेठ दंपति लाल फिर से एक बार महेश के घर आता है। अरे अच्छा हुआ तुम मुझे घर पर ही मिल गए। मैं तुम्हें याद दिलाने आया था। अब सिर्फ 1.5 हफ्ता बचा है तुम्हारे पास। अरे 1.5 हफ्ते के अंदर मेरे पास मेरे सारे पैसे आ जाने चाहिए, वरना मैं सीधा तुम्हारी बेटी के ससुराल में जाऊंगा और वहां जाकर खूब अच्छी तरह तुम्हारी बेइज्जती करूंगा। सेठ जी, भगवान के लिए ऐसा मत करिएगा। मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। आप उसके ससुराल जाकर कुछ भी मत कहिएगा सेठ जी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेरे सामने हाथ जोड़ने से अब कुछ फायदा नहीं। अगर तुमने 1.5 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं दिए तो मैं ऐसा ही करूंगा, समझे तुम? सेठ जी, अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आपके पैसे चुका दूंगा सेठ जी। महेश ने दंपति लाल को बोल तो दिया था, लेकिन उसके पास पैसों का कहीं पर भी बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते महेश काफी परेशान था। इधर सोमलता हर रोज की तरह कुएं पर पानी भरने के लिए जाती। तभी वहाँ 2 औरतों को बात करते हुए वो सुन लेती है। सुनीता, तुमने सुना है वो हमारे गांव के पीछे वाले हिस्से में जो काली पहाड़ी है ना, उसके पास एक लाल चंदन के पेड़ों का जंगल है। सुना है लाल चंदन की लकड़ियाँ काफी महंगी बिकती है। जिसके पास लाल चंदन हो उसकी तो 7 पुश्तें भी पैसों में खेलेंगी। लेकिन मैंने तो सुना है लाल चंदन के पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और सांप होते हैं। अगर कोई उसे वहाँ लेने के लिए गया तो वो मौत की घाट उतर जाएगा। सुनीता अनीता की बात सुन सोमलता जल्दी से घर आती है और सारी बात अपने पति महेश को बताती है। अगर वो लाल चंदन की लकड़ी हमारे हाथ लग जाए तो हम सारा कर्ज चुका देंगे और हमारा बुढ़ापा भी अच्छे से बीत जाएगा। लेकिन लाल चंदन की लकड़ियों का जंगल यहाँ से काफी दूर है, तो वो लोग कह रहे थे कि लाल चंदन के पेड़ों के ऊपर बहुत सारे सांप भी होते हैं। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है जी। जानता हूँ सोमलता, लेकिन अब अगर हमें हमारी बेटी की इज्जत रखनी है तो ये खतरा तो मोल लेना ही होगा। और तुम फिक्र मत करो, वहां मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अपने राजू को लेकर जाऊंगा। जब तक वो मेरे साथ रहेगा मुझे किसी बात का डर नहीं होगा। देखिए, जो भी कीजिएगा ध्यान से कीजिएगा। भगवान आप दोनों की रक्षा करें। अगले दिन महेश सुबह सुबह ही खाना पीना खाकर अपने गधे के साथ लाल चंदन की लकड़ियों को जंगल में लाने के लिए निकल जाता है। कई घंटे पैदल चलने के बाद राजू और महेश काफी थक जाते हैं। अब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। मैं जानता हूँ राजू तो काफी थक गया है, लेकिन हमारे पास ज्यादा आराम करने का समय नहीं है। रात होने से पहले पहले हमें लकड़ी लेकर वापस घर लौटना होगा। ये सारा जंगल खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। महेश अपने गधे के साथ आगे का सफर तय करता है। चलते चलते वो काली पहाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं। हे भगवान, ये काली पहाड़ी तो काफी ज्यादा ऊंची है। इसको तो पार करने में ही काफी समय लग जाएगा। अब क्या करूं? मेरे तो पैरों में भी इतनी जान नहीं बची है। अब कहां से पहाड़ी तक चढ़ जाऊं? महेश इतना बोल ही रहा था कि तभी राजू ढेचू ढेचू की आवाज निकालते हुए महेश को अपने ऊपर बिठाने के लिए कहने लगता है। नहीं राजू, ये चढ़ाई सीधी है, तू भी थका हुआ है। हम पैदल पैदल ही ये सफर तय करेंगे।
राजू जानता था कि महेश काफी ज्यादा थक चुका है, इसलिए वो बार बार इशारा करते हुए महेश को अपने ऊपर बैठने के लिए कहता है, जिसके चलते महेश अब राजू के ऊपर बैठ जाता है और 2 घंटों के सफर के बाद आखिरकार वो लाल चंदन की लकड़ियों के जंगल में पहुंच ही जाते हैं। आखिरकार हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए राजू, लेकिन संभाल कर, यहाँ के कई सारे पेड़ों पर ढेर सारे अजगर और सांप होंगे, हम बड़े ही फूंक फूंक कर अपना कदम रखना होगा। महेश और राजू उस लाल चंदन की लकड़ियों के जंगल के अंदर जाते हैं। थोड़ी दूर पर महेश को नीचे झुकी हुई लाल चंदन की पेड़ की डाली दिखती है, जिसे देख महेश जल्दी से उस डाली को तोड़ लेता है। ये देख राजू, हमने आखिरकार लाल चंदन की लकड़ी हासिल कर ही ली, अब इसे बेचकर हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। महेश अपने गधे के साथ लाल चंदन की लकड़ी लिए वापस जंगल से निकलने लगता है कि तभी महेश को अपने सामने थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा अजगर दिखता है, जिसे देख महेश के तो डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। हे भगवान, ये इतना बड़ा अजगर, मुझे तो लगता था कि यहाँ छोटे मोटे सांप होंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा अजगर है भाई, अब मैं क्या करूँ? जहाँ एक तरफ महेश के पसीने छूटने लगते हैं तो वहीं महेश का गधा भी ढहचू ढहचू करके चिल्लाने लगता है। काफी देर तक वो अजगर महेश और उसके गधे को ही देखता रहता है और अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है, जिसे देख महेश जरा भी देरी न करते हुए अपने गधे के साथ वहाँ से भागने लगता है और वो अजगर भी उनका पीछा करने लगता है। राजू, कुछ भी हो जाए रुकना मत, भाग। महेश अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, वो चाहकर भी ज्यादा तेज नहीं भाग पाता और अचानक लड़खड़ा कर गिर जाता है, जिसे देख राजू भी वहीं रुक जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अजगर भी अब तेज रफ्तार से महेश की तरफ बढ़ने लगता है। राजू भाग, भाग राजू भाग, मेरी फिक्र मत कर, ये लाल चंदन की लकड़ी लेकर तू जा, कुछ भी करके सोमलता तक पहुंचा दे इसे, लगता है मेरी जिंदगी का सफर यहीं तक था। इससे पहले कि अजगर महेश को खा पाता कि तभी राजू अजगर के सामने आ जाता है और तेज तेज आवाज निकालने लगता है, जिससे वो अजगर राजू को देख वहीं रुक जाता है। राजू, ये तो क्या कर रहा है, भाग यहाँ से, अरे अजगर तुझे खा जाएगा राजू, भाग। जानता हूँ राजू, तू नहीं चाहता कि मुझे कुछ भी हो, लेकिन हम दोनों में से किसी एक का जिंदा रहना जरूरी है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ राजू, यहाँ से जाकर भी नहीं निकल सकता, लेकिन तू यहाँ से तो जा सकता है राजू, भाग। महेश अब उठता है और अजगर के सामने खुद आकर खड़ा हो जाता है। मुझे खाओ, अरे मुझे खाओ, मुझे खत्म कर दो, लेकिन मेरे राजू को छोड़ दो। महेश की बात सुन जैसे ही वो अजगर महेश की तरफ बढ़ता है कि तभी राजू फिर से उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और ढहचू ढहचू की आवाज निकालने लगता है। इससे पहले कि वो अजगर अब राजू को खाता कि तभी महेश उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। नहीं, मुझे मारो, मुझे खाओ, उसे मत खाओ, वो एक जानवर है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मेरा स्वाद ज्यादा अच्छा है, मुझे खा लो। काफी देर तक महेश और उसका गधा यही करते रहते हैं, जिसे देखकर वो अजगर एक जगह रुक जाता है और उसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगती है और देखते ही देखते महेश के सामने वो अजगर अपना रूप बदलकर एक देवता के रूप में प्रकट हो जाता है। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं खाऊंगा। ये सब क्या हो रहा है? अभी तो यहाँ एक बड़ा अजगर था और अब उसकी जगह आप हैं कौन? मैं अजगरों का देवता हूँ, मैं अजगर रूप धारण कर इस जंगल में ही रहता हूँ। तुम यहाँ मेरे जंगल की लकड़ी चुराने के लिए आए थे, इसलिए मैंने तुम पर हमला किया, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे इस गधे के बीच का प्यार देखकर मुझे अपने असली रूप में आना पड़ा। तुम्हारा गधा बड़ा वफादार है, इसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, हर कदम पर ये तुम्हारी जान बचाने लगा हुआ था, लेकिन ऐसी क्या परेशानी थी जिसने तुम्हें और तुम्हारे इस गधे को इस खतरनाक जंगल में लाकर खड़ा कर दिया? अजगर देवता के पूछने पर महेश उन्हें सारी बातें बताता है। अपनी बेटी की शादी के लिए मैंने सेठ दंपत्ति लाल से पैसे लिए थे, लेकिन समय रहते मैं उन पैसों को चुका ना सका, इसलिए अब मुझे कैसे भी करके उनके पैसे चुकाने हैं, ताकि वो मेरी बेटी के ससुराल में जाकर उसकी बेइज्जती ना कर सके। मुझे जब इस लाल चंदन के जंगल के बारे में पता चला तो मैं बिना अपनी जान की परवाह किए अपने गधे के साथ यहाँ आ गया, ताकि मैं ये लकड़ी हासिल कर सकूं और सारा कर्ज चुका सकूं। मैं यहाँ अपने कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए आया हूँ। आज तक जो भी इस लाल चंदन की लकड़ी के लिए जंगल में आए हैं,
वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आए। यहाँ पर कई लोग आते हैं, कुछ लोग इन लकड़ियों के लिए कई सांपों और अजगरों को मार देते। उन्हीं की रक्षा के लिए मैं इस जंगल में हूँ, लेकिन तुम ऐसे नहीं। तुमने भले ही चोरी की, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे काम के लिए। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से लाल चंदन की लकड़ी ले जाने की इजाजत देता हूँ। अजगरों के देवता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, और ना ही मैं अब किसी को इस लाल चंदन की लकड़ी के जंगल के बारे में बताऊंगा, जो वो यहाँ आकर इसे नुकसान पहुंचा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। महेश अपने गधे के साथ लाल चंदन की लकड़ी लिए वापस अपने घर की तरफ लौट पड़ता है। कुछ घंटे का सफर तय करते हुए महेश आखिरकार अपने घर आ जाता है। अपने पति और राजू को जिंदा देखकर सोमलता काफी खुश हो जाती है। आप आ गए। पता है, मैं आप दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बार बार मेरा जी घबरा रहा था, ये सोच कर कि आप लोग ठीक होंगे या नहीं। सोमलता, आज तो हमारी जान चली जाती अगर हमारा राजू नहीं होता। इसके चलते ही हमारा वापस यहाँ आना मुमकिन हो पाया है। अरे अंदर चलो, तुम्हें सब बताता हूँ। महेश सोमलता को अपने गधे की वफादारी के बारे में बताता है, जिसे सुन सोमलता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो राजू को गले से लगा लेती है। मैंने तो सुना था कि एक कुत्ता इंसान के लिए वफादार होता है, लेकिन आज पहली बार गधे को एक कुम्हार के लिए इतना वफादार देखा है। हम बहुत किस्मत वाले हैं जी कि राजू हमारी जिंदगी में आया। अगर आज राजू नहीं होता तो मैं कभी भी इस लकड़ी को नहीं ला पाता। अब जल्द से बेचकर हमें सेठ दंपत्ति लाल का कर्जा चुकाना होगा। महेश अपने साथ लाई हुई उस लाल चंदन की लकड़ी को बेचता है, जिससे उसे काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं और अब वो पैसों को लेकर सीधा सेठ दंपत्ति लाल के पास जाता है। अरे कुछ दिन पहले तक तो तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, और अब तुम एकदम से मेरे सारे पैसे चुका रहे हो। कोई खजाना हाथ लगा है क्या तुम्हारे? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मैं बहुत खुश हूँ कि इस समय रहते मैंने आपके सारे पैसे चुका दिए। महेश सेठ दंपति लाल के सारे पैसे चुका देता है और बाकी बचे पैसों से अब वो अपनी पत्नी और अपने वफादार गधे के साथ एक अच्छी जिंदगी जीता है। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।